अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट लॉजिक लाउंज कैलकुलस मैथम यूसुफ चैप्टर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.4। हम डिस्कस कर चुके थे पहले 5 क्वेश्चंस को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट है आपके पास, द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सेमी सर्कुलर प्लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 व्हाइल वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज गिवन बाय द फार्मूला। पीछे आपने क्वेश्चन देखे तो उनमें आपको यू सिर्फ एक दिया होता था, यहाँ पे आपको उसकी जगह टी दे दिया और स्टेटमेंट इस तरह दे दिए। इसका आपका कोई इससे कंसर्न नहीं है, या आपको इस तरह मतलब टी का मतलब वो बता रहे हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। या आपको टी की वैल्यू दे दी है, फंक्शन दिया है। वो कह रहे हैं आपने फाइंड करना है डी टी बाई डी एस। डी टी बाई डी एस जैसे आप पीछे फाइंड करते थे डी यू बाई डी एस, वो क्या होता था, आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाते थे और उसमें पुट करते थे वैल्यूज, तो आपके पास आ जाता था। इसी तरह यहाँ पर भी डी टी बाई डी एस लिखा हुआ है, देखकर तो अब इससे यही मतलब पता चल रहा है कि आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन यहाँ पर देखें, आपने एट पॉइंट उन्होंने ए दिया है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, आगे वो कह रहे हैं आपने वाई एक्सिस की डायरेक्शन में निकालना है डी टी बाई डी एस। तो मैंने आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जहाँ पर लेक्चर दिया था, मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होते हैं वो किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होते, मतलब किसी भी एनी डायरेक्शन में कोई भी आपको डायरेक्शन एक वेक्टर दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस ना होता, कोई वेक्टर होता, जैसे मैं कहूँ 1 और 2, ये वेक्टर दे दिया, आपने इस डायरेक्शन में फाइंड करना है, तो तब हम वहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस आपने फाइंड करना है। तो जब आपको कहा जाए कि आपने इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस फाइंड करना है, इसका मतलब है आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये आपको कंफ्यूजन के लिए चीज दी हुई है, लेकिन ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे वो वाई एक्सिस कह रहे हैं, इसका मतलब आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं फाइंड करना, आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, यानी विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने टी का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका ये मतलब है। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव जो एक स्पेसिफिक केस है, स्पेशल केस है। ठीक है, तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में फाइंड करना है, इसका मतलब है आपने पार्शियल डेरिवेटिव टी का फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उसके अंदर फिर ये पॉइंट्स पुट करने हैं, एक्स जगह पे 0 और वाई की जगह पे 1/2। इसके साथ साथ आपने आल्सो फाइंड किया और फाइंड करना है डी टी बाई डी एस फाइंड करना है एट पॉइंट ए इन द डायरेक्शन ऑफ 1 - 2। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जी में से कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन वेक्टर एक दिया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला ही फॉर्मूला लगाओगे, पहले आप ग्रेडियंट बनाओगे, फिर इसको भी वेक्टर का नाम दोगे, इसका मैग्नीट्यूड लोगे और फार्मूला के अंदर पुट करोगे। ठीक हो गया। सेकेंड इसका पार्ट है, वहां पे आपको कह रहे हैं आपने डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है एट पॉइंट ए। तो मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है जो ग्रेडियंट की डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट होगा वही इसका आंसर आएगा। थर्ड पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज, आपने ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज आपका क्या होगा, जो आपका ग्रेडियंट होगा, इसका मतलब जो ग्रेडियंट आपका आंसर में आएगा आप उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। और फोर्थ आपके पास है डायरेक्शन ऑफ द आइसोथर्मल थ्रू ए। आइसोथर्मल का मतलब है डायरेक्शन ऑफ जीरो रेट ऑफ चेंज एट ए, यानी कि आपके पास आपने एक ऐसी डायरेक्शन फाइंड करनी है जिसमें आपके पास जीरो चेंज है, यानी कोई चेंज ना आए। तो मैंने आपको बताया था अगर ग्रेडियंट की डायरेक्शन ये वाली है तो आप उसके परपेंडिकुलर में कोई वेक्टर फाइंड करते हो तो उसके अंदर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर पे आपके पास कॉस 90 पे आंसर जीरो करता है, यानी डॉट प्रोडक्ट का आंसर जीरो आ जाता है। तो ये थोड़ी सी समरी थी, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने डायरेक्शन वो डी टी बाई डी एस फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो उसके लिए आप सिंपल ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव ले लोगे, ठीक है, टी का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लोगे, यहाँ 3x² आ जाएगा, यहाँ पे 3y², पॉइंट ए आपको दिया हुआ है वो यहाँ पर पुट कर दोगे -3/4। ये आपका जो पार्ट ए है, मतलब कि डी टी बाई डी एस आपने वाई एक्सिस की डायरेक्शन में फाइंड करना था, ये उसका आंसर है। इसको आप पहले सेपरेट भी ले सकते हो, मैंने सेपरेट नहीं लिखा, मैं साथ ही लिख कर चल रही हूँ, तो ये आपने उसमें काउंट कर लेना है। क्वेश्चन 7 के अंदर मैंने क्वेश्चन 7 बिल्कुल 6 की तरह है, तो उसमें मैंने इसको सेपरेट लेके दिखाया हुआ है, अगर आप वहाँ जाकर आगे देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पे हमने फाइंड करना है डी टी बाई डी एस इन द डायरेक्शन ऑफ 1 - 2। इसका मतलब आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले हमें ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा। तो टी हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसको मैं एक्स वाई और जी तीनों की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगी। सबसे पहले x की रिस्पेक्ट से करूंगी, तो देखिए यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 6xy आ जाएगा, यहाँ पे x वाली कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कांस्टेंट है तो 0। अब इसमें पॉइंट पुट कर दूंगी 0 और 1/2, यानी x की जगह 0 और y की जगह 1/2, तो टोटल मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ जाएगा।
इसी तरह y की रिस्पेक्ट से मैंने आपको बता दिया, पॉइंट आपने पुट कर देना है। फिर आप z की रिस्पेक्ट से लोगे तो z वाली कोई टर्म है ही नहीं, तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपना ग्रेडियंट बना लेते हैं। ग्रेडियंट में क्या होता है, जिस जिस रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लिया होता है वो आप पुट कर देते हो। आप पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स का आंसर 0 आया है, y की रिस्पेक्ट से -3/4 और z वाली कोई टर्म ही नहीं थी, कांस्टेंट था तो 0। ये ग्रेडियंट बन गया। साथ आपको वी वेक्टर चाहिए। वी वेक्टर आपको क्वेश्चन में जो गिवन है उसको मैंने लेट कर लिया वी वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर रूट। तो ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब हम अपना डी टी बाई डी एस फॉर्मूला लगाते हैं, उसके अंदर वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो डी टी बाई डी एस इन डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर, यानी इसको हमने वी वेक्टर का नाम दे दिया, वो क्या आएगा, वी वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ टी वेक्टर ओवर वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वी वेक्टर क्या है 1 - 2 और ग्रेडियंट ऑफ टी वेक्टर हमने निकालना है, वो आया है 0 -3/4 0 और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 आया। अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वो कैसे लेते हैं, एक्स वाले कंपोनेंट्स या आई यूनिट वेक्टर वाले कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस जे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और जी वाले आपस में। तो 1 और 0 आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या करेंगे 0, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 3/4 को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 2 3 6/4 आ जाएगा और यहाँ पे जीरो जी वाला कंपोनेंट है ही नहीं, तो वो 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 ही देना है और स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से कैंसिल कर लूँगी, 2 2 4 आ जाएगा और 2 3 6 आ जाएगा, तो ऊपर 3 और नीचे 2 2 आ जाएगा यहाँ पर नीचे स्क्वायर रूट 5 के साथ। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड आपको कह रहे थे कि आपने डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज वही डायरेक्शन होती है जो ग्रेडियंट की डायरेक्शन होती है, तो इसका आंसर वही आ जाएगा जो आपने ग्रेडियंट फाइंड किया। थर्ड पार्ट है वो आपको कह रहे हैं आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज का। तो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ये है, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर। 0 0 ये तो खत्म ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अब 9 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 आएगा, लेकिन हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं तो आ जाएगा 3/4। माइनस 7 नहीं आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर को होगा, माइनस का स्क्वायर का मतलब है माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा प्लस। तो ये थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट है आपका जिसमें आपने फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ नो चेंज, ऐसी डायरेक्शन जिसमें आपके पास कोई चेंज ना आए। तो हम ऊपर हमने ग्रेडियंट जहाँ निकाला वहां हमने देखा था कि हमारे पास आई वाला कंपोनेंट 0 आ रहा था, जे वाला माइनस में आ रहा था, यानी हमारे पास आ रहा था आई माइनस जे। अभी हमने एक ऐसा फाइंड करना है कंपोनेंट, एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसी डायरेक्शन जिससे हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें हमारे पास 0 आए तो हम कहेंगे वो डायरेक्शन ऑफ नो चेंज है। तो हमारे पास ग्रेडियंट में था 0 और -3/4, इसके साथ अगर मैं ये वेक्टर लूँ 1 0। अब देखें डॉट प्रोडक्ट लेना है तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में आई वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 देगा, प्लस जे वाले कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 0 और -3/4 आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे दी, यानी टोटल आंसर 0 आ जाएगा। और हमने ऐसा ही वेक्टर फाइंड करना था, ऐसी डायरेक्शन फाइंड करनी थी जिससे हमारा आंसर में कोई चेंज आए, यानी 0 चेंज आए, तो वो हमारे पास क्या आ गया 1 0। ठीक है, हमने ये 1 0 अपने पास से एक खुद से अज्यूम किया, लेट किया और उसका डॉट प्रोडक्ट लेके हमने चेक किया कि 0 आ गए। हम कहेंगे ठीक है जी ये वेक्टर है, क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर नहीं होता, बहुत ज़्यादा वेक्टर्स हो सकते हैं, इसकी जगह पे कोई भी और वेक्टर आ सकता है, तो हमने ये वाला एक जनरल ले लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में आपको कह रहे हैं आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 है सारा वही रिपीट करना है, वही वाली सारी चीज़ें फाइंड करनी है, लेकिन टी की वैल्यू उन्होंने और चेंज कर दी और ए जो पॉइंट था वो भी चेंज कर दी। बाकी सारी चीज़ें आपने वही फाइंड करनी है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करनी थी, सिर्फ पॉइंट और टी की वैल्यू चेंज कर दी है। तो सबसे पहले आपने वहाँ फाइंड करना था डी टी बाई डी एस इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एट पॉइंट जो आपको गिवन है। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में फाइंड करना था, तो मैंने कहा था कि जो हम एक्स वाई जी की एक्सिस में फाइंड करते हैं तो वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं होता, वो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे मैंने उसको लिखा है, पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा था लेकिन यहाँ मैंने उस तरह से सॉल्व किया, मैंने लिखा है कि dt by ts in the direction of y axis at a is actually the partial derivative with respect to y at point a। इसका मतलब क्या है, आपने partial derivative फाइंड करना है y की रिस्पेक्ट से at point a। तो हम y की रिस्पेक्ट से partial derivative लेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा यहाँ पे 4x क्यूब आएगा, y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे पावर लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, पावर के बाहर डेरिवेटिव तो आ जाएगा 12xy²। और यहाँ पर z नहीं आता, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी थी मैंने, तो इसका कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। अब मुझे पॉइंट ए पुट करना है, तो यहाँ पे पॉइंट ए हमें क्या दिया हुआ है 1/2 इंटू 1/2, यानी x की जगह पे 1/2 और y की जगह भी 1/2। 1/2 का क्यूब लेंगे 1/8 आएगा, 1/2 का स्क्वायर लेंगे 1/4 आएगा। 4 1 4 4 2 8 1/2 आएगा, माइनस यहाँ पे देखें 4 2 8 हो जाएगा, तो 12/8 2 4 के टेबल से काट लेंगे, 4 2 और 4 3 3/2 आ जाएगा।
एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस 3 क्या आएगा, -2/2 यानी आंसर आ गया -1। ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, जो वाला पार्ट की हेडिंग नहीं दी हुई थी उसे, वो वाला। आप पीछे ऐसे चाहें तो पहले इसको हेडिंग देके अलग से भी कर सकते हैं, मैंने बीच में ही किया हुआ था, तो आप हेडिंग देख से अलग से भी कर सकते हैं। अब उस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपने dt/ds फाइंड करना था एट पॉइंट ए इन द डायरेक्शन ऑफ 1 - 2, यानी आपको एक डायरेक्शन दी हुई है स्पेसिफिक, तो आप यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाओगे। उसके लिए पहले आप इसको वी वेक्टर का नाम दोगे, इसका मैग्नीट्यूड लोगे और जो टी की रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे, यानी आपने ग्रेडियंट बनाना है। तो ग्रेडियंट बनाने के लिए हम टी दिया हुआ है, हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई और जी की रिस्पेक्ट से लेंगे। जी की रिस्पेक्ट से नहीं लेंगे क्योंकि जी है ही नहीं, क्वेश्चन है मैंने मिस्टेक कर दी थी, जी आपने नहीं लिखना। ठीक है, अब एक्स की रिस्पेक्ट से लूंगी तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब पे पावर लगेगा और वाई एज इट इज, तो 12x² वाई आ जाएगा। एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 4y³। ठीक है, और 27 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। अब मुझे पॉइंट ए इसके अंदर पुट कर देना है। पॉइंट ए में हमें क्या दी हुई है, एक्स की वैल्यू भी 1/2 दी हुई है, वाई की भी 1/2 दी हुई है, तो पुट करेंगे यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 4 आएगा और यहाँ पे 1/2 का क्यूब 1/8 आएगा। अब यहाँ पे हम इनको सॉल्व करेंगे, 4 2 ज़ार 8, अगेन वो कैंसिल हो गया, 3/2 आएगा, यहाँ पे 4 के टेबल से कैंसिल होंगे, 1/2 एलसीएम लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह वाई की रिस्पेक्ट से ये मैं पीछे आपको करके दिखा चुकी हूँ, वही मैंने दोबारा यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब मैं अपना बना देती हूँ ग्रेडियंट। ठीक है, ये जी की रिस्पेक्ट से आपने नहीं करना क्योंकि मैंने समझा था कि 27 के साथ जी है इसलिए मैंने कर दिया, लेकिन वो मिस्टेक थी। ठीक है, अब ग्रेडियंट बनाना है तो एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव जो भी आंसर आए हम पुट कर देंगे, तो वो 1 और -1 आए थे। वी वेक्टर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो √5 आएगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन 6 में आया था, वही वाला वेक्टर अगेन है। अब अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ टी वेक्टर ओवर वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वी वेक्टर क्या है 1 - 2 और ग्रेडियंट ऑफ टी वेक्टर क्या है 1 - 1। वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √5। डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई वाले कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस जे वाले आपस में, के वाले आपस में, तो 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस -2 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे ओवर √5। 1 1 ज़ार 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2, यानी 1 + 2 क्या आएगा 3 ओवर √5। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में आपने फाइंड करना था डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज। तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज वही होती है जो कि ग्रेडियंट की डायरेक्शन होती है, तो यहाँ मैंने दोबारा से ग्रेडियंट ही लिख दी है। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये फर्स्ट वाला आई को रिप्रेजेंट कर होता है, सेकंड वाला जे को, तो आई पॉजिटिव है और जे नेगेटिव है, तो आई और -j। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी ठीक है। थर्ड आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना था ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज का, तो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ग्रेडियंट ही है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर भी 1 -1 का स्क्वायर भी 1 1 + 1 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का जिसमें आपने फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ नो रेट ऑफ चेंज एट ए, यानी ऐसा डायरेक्शन जिसमें कोई चेंज जिससे ना आए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 आए। तो डायरेक्शन ऑफ नो रेट ऑफ चेंज एट ए क्या होता है, ऐसी डायरेक्शन जो ग्रेडियंट टी के परपेंडिकुलर हो, उस पर कोई चेंज नहीं आता, यानी ये इस डायरेक्शन ग्रेडियंट टी की है, ग्रेडियंट ऑफ टी की। तो हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको वी का नाम दे दिया है। तो ऐसा परपेंडिकुलर में अगर आप एक डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो आपके पास रेट ऑफ चेंज 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर पे एंगल 90 का बनता है और हमारे इधर डॉट प्रोडक्ट में कॉस 90 पे आंसर 0 आता है। यहाँ पे देखिए मैंने जो फाइंड किया मैंने लिया यहाँ पे 1 यानी जिसको हम आई और जे भी कह सकते हैं, दोनों प्लस के। अब देखिए ऊपर वाला था हमारे पास जो ग्रेडियंट में आया था i - j था और ये आया i + j। अब मैं इसका सॉल्व करती हूँ, अगर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i वाले कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं प्लस j वाले आपस में, तो i और i आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या आएगा i वाले वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस j दोनों मिलकर क्या बनेंगे j वेक्टर का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर्स का स्क्वायर यूनिटी के इक्वल होता है, यानी 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस जे वाले वेक्टर को स्क्वायर भी 1 के इक्वल होगा, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है हमने जो वेक्टर चूज किया है यहाँ पे जिसपे डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा वो है 1 1। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। उम्मीद है आपको सारे लेक्चर समझ आए होंगे और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और हमारे जितनी भी लेक्चर्स हैं उनको लाइक लाजमी किया करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जल्दी रिस्पॉन्स किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।